बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर 20 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 का जो टॉपिक है वो है थर्मल स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एंड एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने केक्यूल स्ट्रक्चर पे बात की थी और ये बात की थी कि बेंजीन जो है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्टेबल है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं बेंजीन को उससे ज़्यादा स्टेबल है। और यही वजह थी कि केक्यूल स्ट्रक्चर में जो ड्रॉबैक आए वो यही आए कि केक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक तो बेंजीन को काफ़ी अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन बेंजीन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। अब बेंजीन क्यों स्टेबल है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेंजीन क्यों ज़्यादा स्टेबल था, कम रिएक्टिव क्यों है बेंजीन, बेंजीन की ज़्यादा स्टेबिलिटी के पीछे क्या लॉजिक है, ये क्या रीज़न है। और उसके बाद इसके जो लेटर पार्ट है लेक्चर का उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी देखेंगे, जो कि बुनियादी तौर पे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से लिंक्ड है। थर्मल स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस में हम पहले बात करेंगे और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन जो है क्या कंटेन करता है, अल्कीन्स की तरह डबल बॉन्ड कंटेन करता है, लेकिन ये अल्कीन की तरह इतना रिएक्टिव नहीं है जितने रिएक्टिव अल्कीन होते हैं। अल्कीन काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेंजीन से, लेकिन बेंजीन काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है। और कम रिएक्टिव होने का इसका एक एविडेंस ये भी है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन आसानी के साथ नहीं देता, बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो ज्यादा प्रेफर करता है और ज्यादा आसानी के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब बेंजीन की कम रिएक्टिविटी को हम अगर डिटरमिन करना चाहें या हम किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक करना चाहें कि बेंजीन कम रिएक्टिव है, हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एविडेंस होना चाहिए ये साबित करने के लिए कि बेंजीन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए हम क्या मेजर करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सीन्स, और उनको कंपेयर करेंगे। बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेजर करेंगे और देखेंगे कि क्या बेंजीन हमारे एक्सपेक्टेड बेंजीन मॉलिक्यूल की तरह रिएक्टिव है या हाइपोथेटिकल बेंजीन मॉलिक्यूल की तरह रिएक्टिव है, या एक्चुअली बेंजीन जो है वो उतना रिएक्टिव नहीं है और कम रिएक्टिव है। तो क्या वजह है और प्रैक्टिकल उसका हमारे पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है कि बेंजीन जो है वो कम रिएक्टिव है। यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो हम रिलेट करते हैं किसके साथ, रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स। और एक बात याद रखिए कि कंपाउंड जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा स्टेबिलिटी कम होगी, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी कम। हमने अगर रिएक्टिविटी को चेक करना हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बुनियाद पर, हम क्या स्टैंडर्ड रखेंगे। देखिए, अगर कोई एक कंपाउंड है वो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा आ रही है, दूसरे की उससे ज्यादा आ रही है, तीसरे की उससे ज्यादा आ रही है, तो इट मीन्स कि पहले कंपाउंड की निस्बत दूसरा ज्यादा रिएक्टिव है, तीसरा उससे ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा, अब इन कंपाउंड्स में जिस कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है वो इन तीनों के मुकाबले में क्या है, मोर स्टेबल। और जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। लिहाजा जब हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डाटा आएगा बेंजीन का और साइक्लोहेक्सीन का, साइक्लोहेक्साडाइन का, और एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, जिसको हम बेंजीन सपोज करेंगे कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल इसकी तरह होना चाहिए, तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसको देखेंगे और फिर एक्चुअल बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे। जिस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी या ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसकी एक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेडली कम आएगी वो उतना स्टेबल होगा। इस चीज को सामने रख के हम बेंजीन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी फाइनलाइज करेंगे या बेंजीन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पे बात
करेंगे। इस रिएक्शन में हमारे पास जो एक कॉमन प्रोडक्ट आएगी इन सब मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजनेशन करने के रिजल्ट में, जब हम इन मॉलिक्यूल्स की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, साइक्लोहेक्सेन। इसके फौरन बाद हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम से भी इस बात को देखेंगे और थ्योरेटिकली भी हम इसको देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो सिंबलाइज करता है लोएस्ट एनर्जी रेफरेंस पॉइंट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। अब इन सारे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनती है वो लोएस्ट एनर्जी रेफरेंस पॉइंट हो, उससे हम फिर हर एक रिएक्टेंट का एनर्जी डिफरेंस मेजर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ये जो बुनियादी रूल है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा और जो कम देगा वो क्या होगा, वो कम रिएक्टिव। जी, तो देखते हैं एनर्जी डायग्राम जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या जब हम बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो जितनी हीट अवॉल्व होती है उसको हम देखते हैं कि किस केस में कितनी हीट अवॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं और फिर जो हम इसको एक्सप्लेन करने की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल देखिए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सिर्फ एक डबल बॉन्ड कंटेन करता है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या किसमें चेंज हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन में। तो जब हम साइक्लोहेक्सेन में एक H2 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 120 किलो जूल पर मोल। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो साइक्लोहेक्साडाइईन ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, 240। एक्सपेक्टेड एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 240। जबकि एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, ये एक्चुअल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, सपोज्ड मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, इसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, 360 किलो जूल पर मोल। या 3 वैल्यू जो है ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये एक्चुअल नहीं है। इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की क्या है, एक्सपेक्टेड डेल्टा एच वैल्यू है कि अगर साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड है तो उससे अगर 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है तो साइक्लोहेक्साडाइईन से 240 होनी चाहिए और 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से 360 होनी चाहिए। लेकिन जब हम साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्साडाइईन पे जाते हैं तो यहाँ पे 2H2 ऐड होते हैं और क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसकी जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 232 किलो जूल पर मोल है। साइक्लोहेक्सेन से तो ज़ाहिर ज्यादा है लेकिन डबल नहीं है, डबल से थोड़ी सी कम है। और ये जो थोड़ी सी कम आ रही है इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन है। कंजुगेशन की वजह से साइक्लोहेक्सेन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से इसने उतनी एनर्जी रिलीज नहीं की जितनी एक्सपेक्टेड थी, उससे थोड़ी सी कम की। लेकिन जब हम साइक्लोहेक्साडाइईन से बेंजीन मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या होती है कि बेंजीन तो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के बराबर बराबर या उसके करीब कहीं एनर्जी रिलीज करेगा। चलें ये कह लें कि कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, 360 नहीं करेगा, 345 कर देगा, 346 कर देगा, 348 कर देगा, ये इवन 340 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा जब बेंजीन में 3H2 ऐड होंगे। लेकिन वो क्या, जब एक्चुअल बेंजीन में 3H2 मॉलिक्यूल ऐड किए तो जब एक्चुअल बेंजीन में 3H2 मॉलिक्यूल ऐड किए तो सरप्राइजिंगली जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी बेंजीन की वो बहुत कम थी और वो कितनी थी, 208 किलो जूल पर मोल, जो कि साइक्लोहेक्साडाइईन से भी कम थी। साइक्लोहेक्साट्राइन तो काफी दूर है ना, साइक्लोहेक्साट्राइन तो की तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हमने एक्सपेक्टेड लिखी है वो तो काफी ज्यादा है। इन दो की तो हमने सिर्फ रेफरेंस बनाने के लिए लिखी है, बुनियादी तौर पे तो हम बेंजीन को इसी मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। तो एक्चुअल बेंजीन ने इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल के मुकाबले में काफी ज्यादा कम एनर्जी जो है वो क्या की, रिलीज की। अब इससे हमें क्या पता चला
देखिए अगर तो ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल के बराबर या उसके क्लोज एनर्जी रिलीज करता तो फिर ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता, लेकिन ये एक्सपेक्टेड से बहुत कम एनर्जी रिलीज कर रहा है बेंजीन मॉलिक्यूल। यही वजह है कि बेंजीन जो है वो क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल। तो क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है साइक्लोहेक्सेन, जो कि क्या रिलीज करता है 120 किलो जूल पर मोल। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 13 साइक्लोहेक्साडाइन जो है वो 240 रिलीज करेगा, ये इसकी एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल भी हमने देखी 232 होती है। और हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जो है वो 360 जो है वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन जो है वो भी क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए 135 साइक्लोहेक्साट्राइन मॉलिक्यूल, 135 साइक्लो हेक्साट्राइन मॉलिक्यूल के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए कम से कम। लेकिन बेंजीन जो है वो क्या शो करता है, बहुत कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शो करता है, कितनी 208, जो कि इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में को बता रही है कि इतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो शो कर रहा है वो किस वजह से है, उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। दिस हीट 158.5 किलो जूल पर मोल lower than expected values shows that benzene is more stable than this hypothetical 135 cyclohexatriene। तो बेंजीन जो है वो इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से काफी ज्यादा स्टेबल है। दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन is based on delocalization of pi electrons। कि बेंजीन में ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है उसके पीछे क्या वजह है, उसके पीछे वजह ये है कि बेंजीन मॉलिक्यूल जो है, जो हम बेंजीन मॉलिक्यूल को ये लिखते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं है। डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है, फिक्स नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या करें, मूव करें, रेजोनेट करें। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न concept, all the benzene pi electrons are delocalized over the ring through pi orbital overlap on 6 कार्बन ऑफ बेंजीन। क्या है कि बेंजीन के 6 कार्बन पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और किसी भी अपनी पोजीशन पे जो है वो फिक्स नहीं है। डी फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है हम उनको क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की इस डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन जो है वो क्या है, एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा क्या है, स्टेबल है। या इसको जितना रिएक्टिव होना चाहिए था बेंजीन उतना रिएक्टिव नहीं है, बल्कि उसके मुकाबले में काफी स्टेबल है। यही वजह है कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देता, बल्कि क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो देखिए जो केक्यूल के मॉडल पे ऑब्जेक्शन आया था वो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया कि केक्यूल मॉडल जो है वो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन यहाँ ये मॉडल जो है ये क्या कर रहा है, बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा है कि बेंजीन किस वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है बेंजीन की, वो कितनी है, 152 किलो जूल पर मोल। अच्छा मैंने अभी शायद 158 लिखी थी, वो बाय मिस्टेक थी, आपने उसको 152 लिखा। कितनी, 152 किलो जूल पर मोल। तो ये जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन है वो कितनी लेस है थ्योरेटिकल वैल्यू से, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से 152 किलो जूल पर मोल लेस है, ये लोअर है। वहां पे भी शायद इसी बात का जिक्र था, इससे पहले जो मैंने आपको बताया है वो गलती से 158.5 लिख दिया, उसको आपने करेक्ट कर लेना है, कितना, 150, क्योंकि 360 से अगर हम 208 माइनस करें तो कितना डिफरेंस बनता है, 152 किलो जूल पर मोल। तो बेंजीन जो है इतनी एनर्जी के हिसाब से क्या है, मोर स्टेबल है हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से। और इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। और इसी वजह से बेंजीन जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है। जितना इसको रिएक्टिव होना चाहिए था उतना रिएक्टिव नहीं है, ये जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं बेंजीन को कि इतना रिएक्टिव होगा उतना नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट पार्ट है एटॉमिक
ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये ना सिर्फ बेंजीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को मजीद एक्सप्लेन करेगा, बल्कि बेंजीन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करेगा, और बेंजीन में जो कार्बन कार्बन इक्वल बॉन्ड लेंथ है उसको भी क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। हेक्सागोनल प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है ये हम किस कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से। अब यहाँ पर क्या है कि ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है, बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब हर कार्बन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो क्या होगा, ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कार्बन जो बनाएगा ये क्या बनाएंगे, 3 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, दो अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ। और ये जितने ये जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क बना रहे होंगे ये सारे कोप्लेनर होंगे, यानी एक ही प्लेन में। देखिए ये जो बात मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी हम यहाँ से समझते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हम हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन क्या बना रहा है, 3 sp2। ये कार्बन भी 3 sp2, ये कार्बन भी 3 sp2, ये कार्बन भी 3 sp2। हर कार्बन कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, 3। अब हर कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इस कार्बन को देख लेते हैं, ये कार्बन इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल शेयर करके यहाँ पे भी क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। कितने हो गए, 1 और 2। तो ये कार्बन अपने दो एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या बना रहा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप से 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जबकि एक सिग्मा बॉन्ड वो किससे बना रहा है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैप कर। यहाँ पर कार्बन कार्बन जितने बॉन्ड बांध रहे हैं वो sp2 लीनियर ओवरलैप से बांध रहे हैं। जबकि कार्बन हाइड्रोजन किस ओवरलैप से बनेंगे, sp2s 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 sp2s। जैसे ये कार्बन दो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ, ये वाला भी यही कर रहा है, एक इधर सिग्मा बॉन्ड और एक ये हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन भी 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन भी 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। तो बेंजीन के 6 कार्बन जो है वो अपने जो एडजेसेंट कार्बन है उनके साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। और ये सारे एक प्लेन में, एक प्लेन का मतलब है कि ये यूं प्लेन है। अगर आप ये देखें, ये ये तो ये एक ही प्लेन में एटम आगे कार्बन। अब हाइड्रोजन कैसे लगे हैं, यूं ऊपर या नीचे नहीं लगे, बल्कि हाइड्रोजन यूं लगा है, इधर वाला यूं, इधर वाला इधर, इधर वाला यूं, ऐसे और ऐसे। तो क्या बन गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए, एक ही प्लेन में ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम का फ्रेमवर्क आ गया। पीछे कौन रह गए, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। अब जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, वो हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जो कि इससे सिग्मा बॉन्ड के फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क यूं है तो पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो उन पे यूं परपेंडिकुलर वाक़ है। अगर ये फ्रेमवर्क ऐसे है तो पी ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क के ऊपर, और आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। तो क्या होता है कि ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं और पैरेलल वे में या पैरेलल फैशन में, और एक कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। कहाँ पर, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, जो कि जिसकी वजह से बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, कंजुगेटेड हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो है ये पैरेलल ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, एक कंटीन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहे हैं, और एक प्लेन यहाँ ऊपर बन रहा है और एक जो है वो नीचे बन रहा है। अब यूं समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का प्लेन यहाँ पे बन रहा है, एक ये हॉरिजॉन्टल वो सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क है और एक उसके नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अबव एंड बिलो द प्लेन पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप की वजह से पाई ऑर्बिटल्स का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक
यूनिफॉर्म शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनती है। और ये यूनिफॉर्म शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो क्या बता रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि सारे कार्बन के बीच में कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी कैसे होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी डबल और सिंगल बॉन्ड पे कंसिस्ट नहीं करना चाहिए बेंजीन रिंग को, बल्कि क्या होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जैसा है पूरे रिंग में, पूरे बेंजीन रिंग में, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जी, तो इस पैरेलल ओवरलैप की वजह से क्या है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। क्या है कि इस पैरेलल ओवरलैप की वजह से ये जो कार्बन एटम्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, बराबर शेयर हो रहे हैं, इक्वली शेयर हो रहे हैं। ऐसा क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस फिनोमेना को कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो डीलोकलाइजेशन है ये क्या कॉज कर रही है, ये कॉज कर रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो कि कैसी हो, इक्वल हो, यानी कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जितना है, एक जैसा है, और ये एक कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हमें ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेंजीन रिंग में क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। लिहाजा इसकी जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सो हम बेंजीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हेक्सागोन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसके इनसाइड जो एक सर्कल बनाएंगे। और ये जो सर्कल है इनसाइड द बेंजीन रिंग ये क्या बता रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत हाई स्पीड पे क्या हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। या यूं कह लें कि ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे शेयर हो रहे हैं, 6 कार्बन के बीच में इक्वली शेयर हो रहे हैं।